जय हिंद। आज हम लोग साउंड का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो है हम लोग साउंड के वेव पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग साउंड के बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में देखे थे कि साउंड वास्तव में है क्या, और साथ ही साथ जो होता है किन किन कारणों से साउंड जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, और साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या चलने के लिए जो होता है किसकी आवश्यकता होती है। और ये भी देखे थे कि वायु में साउंड यानी ध्वनि की जो चाल है वो क्या है, और ये भी देखे थे कि सबसे ज्यादा चाल ध्वनि की किस में होती है। तो आज साउंड के वेव्स अर्थात जो है साउंड के तरंग के रूप में बात करते हैं। तो साउंड जो होता है यानी ध्वनि जो होता है वो तरंग के रूप में चलती है, और तरंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से अवयव होते हैं, जिसके आधार पर साउंड की तीव्रता या फिर जो है मधुरता, ये सारे के सारे निर्भर होते हैं, वो चीज देखते हैं। ठीक है, ये एक साउंड वेव्स है यानी ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग जो है इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। पहले तो ये बात जानना है कि जो ध्वनि है वो यांत्रिक तरंग है। क्या है? यांत्रिक तरंग, क्योंकि यंत्रों के माध्यम से ही यह उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यह एक यांत्रिक तरंग है। और इस तरंग में जो यहाँ पर एक दर्शाया गया है ध्वनि की जो तरंग है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो होते हैं अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करते हैं। यह लाइन होता है अनडेड के रूप में चल रहा है, अर्थात यह तरंग जो है अनडेड के रूप में है। अब यहाँ पर जो यहाँ से बिंदु उठा है ध्वनि का, यानी ध्वनि की तरंग यहाँ से उठी है, यहाँ पे गई है, फिर जो है यहाँ पे आई है और नीचे गई है, फिर नीचे से फिर ऊपर आई है, नीचे से ऊपर होके फिर ऊपर से नीचे जा रही है, फिर ये बात दोहरा रहा है। ठीक है, तो ये है क्या? पहली बात, यहाँ से ध्वनि तरंग उठा, ध्वनि का ये इस ध्वनि तरंग का ये उच्चतम बिंदु है। क्या है? उच्चतम बिंदु है, और इसी उच्चतम बिंदु को यहाँ पे दिखाया गया है। इसी उच्चतम बिंदु को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। यानी ध्वनि तरंग का जो उच्चतम बिंदु है उसको हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो ध्वनि तरंग की जो निम्नतम बिंदु है, यहाँ से ऊपर उठा फिर आया नीचे, यहाँ पर ये न्यूनतम बिंदु है। तो इस ध्वनि तरंग की जो न्यूनतम यानी निम्नतम बिंदु है उसको हम कहते हैं ट्रफ। क्या कहते हैं? ट्रफ, अर्थात उच्च गर्त और निम्न गर्त की बात कर देते हैं। क्लियर? अब देखते हैं दो उच्च गर्त या दो उच्च क्रस्ट यानी हाई क्रस्ट के बीच का जो लेंथ होता है, यानी यहां से लेकर यहां के बीच का जो दूरी होता है, उसी को हम कहते हैं वेव लेंथ, अर्थात तरंग दूरी। इसी को तरंग दूरी को हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को ही किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आयाम। क्या कहते हैं? आयाम। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आयाम ये उच्चतम यहां से यहां तक की बीच की दूरी है, इसी को आयाम कहते हैं। अब एक चीज और देखना है, ये वेवलेंथ है, वही चीज यहाँ पे दिखा है वेवलेंथ है। अब फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या है? दोहराव क्या है? यहाँ से उठ रहा तरंग यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पर आया और यहाँ पर दोहराया, यानी एक बार उठने के बाद फिर उठने के बाद यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यही इसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति हो रही है, यानी इस ध्वनि तरंग की आवृत्ति हो रही है, और ऐसे ही लगातार आवृत्ति होती रहती है, और आवृत्ति होते होते माध्यम के द्वारा जो है ध्वनि तरंग हमारे कानों तक पहुंचती है और हमको सुनाई पड़ती है। ठीक है ना, हमारे कानों तक सुनाई पड़ती है। हम कैसे सुनाई पड़ती है हमारे कानों पर आके? तो कान के जो तीन भाग हैं, वह कान के तीन भाग कौन कौन से हैं? पहले तो ईयर कैनाल है, जिसको हम कहते हैं, यानी हम देखा जाए तो एक्सटर्नल ईयर,
इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर। जो मिडिल ईयर है ध्वनि तरंग उसी मिडिल ईयर पर ही क्या करती है, नॉक करती है, मतलब खटखटाती है यानी टकराती है, ठीक है। उसी मिडिल ईयर को हम कान का पर्दा भी कहते हैं, ठीक है। अब कान के पर्दे पर टकराती है तो वहां से बहुत सारे जो है सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा सेंसरी नर्व्स लगे होते हैं और वह जो होता है हमारे जो है कार्पोरा जेमिना मस्तिष्क का एक हिस्सा है उससे अटैच होता है, कार्पोरा जेमिना उससे अटैच होता है और वही कार्पोरा जेमिना हमारे मस्तिष्क को यह संदेश देता है और उसी संदेश के माध्यम से ध्वनि तरंग हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हम जान जाते हैं कि क्या कोई वस्तु जो कंपित हो रहा है उसकी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है और उसकी ध्वनि कैसी है, उसकी ध्वनि कैसी है वो किस पर निर्भर करता है, जो ये फ्रीक्वेंसी हो रहा है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। और फ्रीक्वेंसी में एक अवयव होता है पिच। क्या अवयव होता है, पिच। देखिए यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी दिखाया गया है, एक ये फ्रीक्वेंसी और एक ये फ्रीक्वेंसी। इन दोनों फ्रीक्वेंसी में कुछ आपको अंतर दिख रहा होगा बनावट में। यहाँ पे देखा जा रहा है ये भी ध्वनि तरंग है। अब ध्वनि तरंग को ये यानी जो ये ध्वनि तरंग यानी ध्वनि की लहरें जो चल रही है इसी लहरों का बार बार दोहराव हो रहा है, उसी दोहराव को हम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे भी उसी ध्वनि तरंग को दोहराव हो रहा है, उसी दोहराव को आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ दूर दूर दिख रहा है यानी उतार चढ़ाव जो तरंग की ध्वनि मतलब ध्वनि की जो तरंग है ये उतार चढ़ाव जो है काफी दूर दूर तक है। जब दूर दूर तक है तो उसी को हम क्या कहते हैं, यानी निम्न आवृत्ति कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जब यहाँ पर पास पास है और जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात करते हैं और यहाँ के एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर ज्यादा हो जाता है जबकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। तो एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, लो हो रहा है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये हाई फ्रीक्वेंसी जो है हाई पिच को उत्पन्न करती है और लो फ्रीक्वेंसी जो होता है लो पिच को उत्पन्न करती है। अब ये जो पिच है, ये जो पिच है, इसी पिच के द्वारा ही हम अलग अलग प्रकार की ध्वनियों में विभेद करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जिसका पिच लो होगा उसका आवाज मोटा होगा और जिसका पिच हाई होगा उसका आवाज या उसकी आवाज बहुत तीखी होगी, ठीक है, यानी काफी तीव्र होगी। तो ये पिच क्या है, पिच जो है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अर्थात जब किसी का फ्रीक्वेंसी यानी वेव का दोहराव बहुत तेजी से हो रहा है, वेव का दोहराव यानी तरंग का दोहराव जो है बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वह हाई फ्रीक्वेंसी है। लेकिन वेव का दोहराव काफी लो हो रहा है और उनके बीच का जो आवर्त ये वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है यहाँ पे ये वेवलेंथ है, जिसके बीच में वेवलेंथ कम होगा तो समझिए फ्रीक्वेंसी हाई, ठीक है, और जिसके जिन ध्वनि तरंगों के बीच का वेवलेंथ यानी तरंग ज्यादा होगा तो समझिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। तब जब लो फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी क्या होगा, लो होगा। अब जब लो फ्रीक्वेंसी और लो पिच हो रहा है तो ध्वनि जो है किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जानवर का क्या होगा, मोटा होगा, भारी होगा, ठीक है। और जब तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा का मान कम है तो फिर फ्रीक्वेंसी हाई होगी और जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो फिर जो है हाई पिच भी होगा, यानी पिच भी क्या होगा, हाई होगा। तो इस वजह से जब हाई फ्रीक्वेंसी है और हाई पिच है तो किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर की जो आवाज होगी वह काफी तीखी होगी, ठीक है, और उसी को हम इंग्लिश में श्रिल कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से पिच हाई होता है और पिच हाई होने की वजह से स्त्रियों की और लड़कियों की, बिल्लियों की आवाजें क्या होती है, काफी तीखी होती है, ठीक है। और ये भी देखा जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है यानी श्रिल होती है वो
वो आवाजें भी थोड़ी सी क्या होती है, सुरीली होती है। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, दोहराया गया है क्वेश्चन, ठीक है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया था कि शेर की दहाड़ जंगल में है, शेर दहाड़ रहा है, तो उसकी आवाज में फ्रीक्वेंसी और पिच क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं, शेर की दहाड़ काफी भारी होती है, उनकी आवाज में भारीपन आता है, तो हम यहाँ से गेस कर सकते हैं कि शेर का आवाज में भारीपन है, तो शेर की आवाज में भारीपन है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी लो होगी, और जब फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी क्या है, लो है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग को आंसर मिल जाएगा या मिल गया होगा कि जिसका आवाज भारी होता है उसकी आवाज क्या होती है, सॉरी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। अच्छा, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है उसकी आवाज काफी दूर तक पहुंचेगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है उसकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचती है। क्लियर? इसी वजह से जब शेर दहाड़ते हैं तो पूरा जंगल गूंज जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो है, वो वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज था। ठीक है, बात करते हैं वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ जो होता है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करता है, और एक चीज और, फ्रीक्वेंसी हम क्या कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में किसी भी वेव की जो पुनरावृत्ति होती है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो होता है हम निकाल सकते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी को हम यानी वेवलेंथ को हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। वेवलेंथ को एक दूसरे वेव में जाए तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। तो उसके लिए एक फार्मूला है जिस पर क्वेश्चन बनता है, आवर्त काल बराबर 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति। इस पर हम निकाल सकते हैं। जैसे टाइम पीरियड का मतलब वेवलेंथ क्या समझ सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई क्या है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस पर जो है हम बहुत सारे प्रश्न लगा सकते हैं। जैसे पूछा जाता है कि किसी भी ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो होती है वह 5 सेकंड में 10 बार हो रहा है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। 5 सेकंड में 10 बार होगा तो उसका आवर्तकाल होगा। तो फिर हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 1 की जगह 5 कर देंगे, क्योंकि 1 सेकंड में पुनरावृत्ति हो रहा है। तो 5 सेकंड दिया है तो 5 बटा, और 5 सेकंड में कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है, 10 बार हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे लगा सकते हैं। कैसे, देखिए 5/10 कर देंगे तो आवर्तकाल निकल जाएगा, 5 × 5, 5 दूना 10, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब आवर्तकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.5। क्या आवर्तकाल क्या होता है, सेकेंड, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड। ऐसे हम लोग बहुत सारे सवाल इस पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आज का वीडियो जो है ध्वनि का दूसरा पार्ट था। इसमें कुछ चीजें जो तरंग के रूप में ध्वनि तरंग है और उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा। बाकी के ध्वनि के जो भी और भी टॉपिक बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ऐसे ही लगभग 1-2 वीडियो और बनेगा, उसमें पूरा का पूरा ध्वनि से संबंधित जितने भी टॉपिक है क्लियर हो जाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि ध्वनि से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आने वाले वीडियो में हम उसी सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।